Okay. So someone pointed out a very good mistake last class में कि आपके पास 3 बॉक्स है और 6 टॉयज है, तो आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज कितना हो सकता है? आप पहले टॉय को 3 में से किसी एक बॉक्स में दे सकते हो, दूसरे को भी 3 में से किसी एक में दे सकते हो, तीसरे को भी 3 में से किसी एक में दे सकते हो, एंड सो ऑन। तो आपका नंबर ऑफ वेज जो होना चाहिए वो होना चाहिए 3 to the power of 6। मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज हो सकता है आपका 3 to the power of 6। एंड इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हमारा आंसर थोड़ा सा गलत आ रहा था। ठीक है, सो मैं दोनों केस को दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा एंड लेट अस सी कि हम कहाँ गलती कर रहे थे और आंसर क्या डिफरेंट या कितना डिफरेंट आए। ठीक है, सो बेसिकली हाँ, अगर एक और चीज था यहाँ पे कि अगर 3 to the power of 6 भी होता तो ये 729 से ज्यादा नहीं होना चाहिए था और हमारा आंसर 1080 आ रहा था। सो आई फिगर्ड इट आउट कि इसमें कुछ और तरीके से हम लोग को या कुछ और केसेस हम डबल डबल ले रहे होंगे, तो लेट अस सी कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंज आ रहा था। ठीक है, तो सबसे पहला चीज ये कि ये 3 केस सेम रहेंगे। ठीक है, हमारे पास इस केस में भी 3 ही केस होंगे, यहाँ पे भी हमारे पास 3 ही केस होंगे। ठीक है, अब चेंज कहाँ कहाँ पे आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। ये 1 2 3 वाले में हमने क्या किया था, 1 2 3 वाला आपका एज इट इज रहेगा। 1 2 3 वाले में आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा, वो एज इट इज रहेगा। यानी कि वहां पे आपका नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, वहां पे आपका नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, पहले केस में हो जाएगा, केस ए में हो जाएगा 6c3 इंटू 3 में से 2 चूज करोगे इंटू आपने 6 टॉय को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नंबर ऑफ वेज यहाँ पे हो जाएगा, आप आपस में उनको अरेंज कर सकते हो इंटू 3 फैक्टोरियल वेज। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 360 रहेगा विच रिमेन्स दी सेम। अब 411 वाले केस को अगर मैं ऑब्जर्व करूं, 411 वाले केस को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप सोच के देखिए, आपने सपोज करो ए बी सी डी एक साथ रख लिया तो आपके पास यहाँ पे ई और एफ बच जाता है बस। ठीक है, सो आपने एक बार 6 में से 4 चूज कर लिए तो आपके पास जो 3 एंटिटी बचेगा, इन तीनों एंटिटी को आप 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो, आपको अलग से 2 में से एक टॉय चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि 2 में से एक टॉय चूज कर लिया तो ई एफ और एफ ई जो है वो 2 बार केस आ जाएगा और 2 केस आने के कारण नंबर ऑफ केसेस आपके बढ़ जाए। तो यहाँ पे आप कोई भी 4 चूज करो, यहाँ पे जो 2 एक एक बचेगा, ये 3 एंटिटी को आप आपस में 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस हो जाएगा 6c4, 6 में से 4 टॉय आपने चूज कर लिया, बाकी दोनों का पोजीशन फिक्स है, इनटू 3 फैक्टोरियल, आप आपस में 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते। तो यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस कितना हो जाएगा, ये जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 6, टोटल नंबर ऑफ केसेस यहाँ पे हो जाएगा 90। और 222 वाले केस में हम पहले क्या कर रहे थे, हम बेसिकली कर क्या रहे थे, इसके पहले जब आपको सिर्फ दो टॉय चूज करने थे तो हमने यहाँ पे क्या किया था, 6c2 लिया था और 4c2 लिया था। और हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया था, हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया था कि ये लेने से आपका एक एक केस 6 बार करके आ रहा है, तो इसीलिए हमने इसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया था। तो दिस इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, दिस इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ टॉयज। अगर आपके बॉक्सेस डिस्टिंक्ट है तो आप बॉक्स को 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो। तो इस केस में आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6c2 इंटू 4c2, दैट इज यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 90। हेंस इस केस में आपका टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे 540। ठीक है, सो दिस वाज पार्ट ए। पार्ट ए सबको क्लियर हुआ? इज पार्ट ए क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया हमने कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंज किया और क्यों किया? ओके, अब अगर मैं केस बी की बात करूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे थे, लास्ट क्लास में क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हुआ था, उसको अब ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन था, देयर वर 6 टॉयज 3 बॉक्सेस, ठीक है, तो टॉयज वर डिस्टिंक्ट एंड बॉक्सेस वर आल्सो डिस्टिंक्ट। तो ये वाले केस में क्या था, ये वाले केस में हमने क्या लिया था, 3 कैटेगरी ली थी। ठीक है, तो 1 2 3, 4 1 1 और 2 2। ठीक है, तो पहले केस में हमने क्या किया था, पहले केस में हमने ये किया था कि 6 में से 3 टॉय ने चूज कर लिया, 3 में से 2 टॉय चूज कर लिया और 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर लिया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज मिल गया 360। सेकंड वाले केस में 4 1 1 में हमने क्या किया था, 6 में से 4 चूज किया था, उसके बाद 2 में से 1 चूज किया था। लेकिन एक्चुअली 2 में से 1 चूज करने की हमको जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुमने ABCD 4 यहाँ से चूज कर लिया, ठीक है, E और F बचा, ये 3 एंटिटी को मैं आपस में 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकता हूँ और कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो उस केस में मेरा आंसर 64 into 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, 2C1 नहीं आएगा। ठीक है, और लास्ट वाला जब देख रहे थे हम लोग, लास्ट वाला क्या था, 2 2 2 वाला केस था, उसमें हमने सेकंड वाले केस में क्या देखा था, 6C2 into 4C2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल करना पड़ रहा था, क्योंकि 6 केसेस 6 बार आ रहा था, एक एक केस 6 बार आ रहा था, तो उसके कारण क्या हो रहा था, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल करना पड़ा था। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल तो रहेगा ही, और यहाँ पे जो तीनों डिस्टिंक्ट बॉक्स है उसके लिए क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल अलग से आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ओवरऑल आंसर भी 6C2 into 4C2। ठीक है, तो 360 plus 90 plus 90, ठीक है, 360 plus 90 plus 90, नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 540। अब सेकंड वाले केस में क्या होगा, सेकंड वाले केस में यहाँ से 3 फैक्टोरियल हटा दो, यहाँ से 3 फैक्टोरियल हटा दो और यहाँ से 3 फैक्टोरियल हटा दो, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे पहले वाले केस में आंसर हो जाएगा 6C3 into 3C2। ठीक है, दूसरे केस में हो जाएगा सिर्फ 6C4, और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि EF है, FE लो, दोनों में से कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आपके बॉक्सेस ही आइडेंटिकल। ठीक है, और लास्ट में तुम्हारा क्या आ जाएगा, लास्ट में 6C4 into 4 6C2 into 4C2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर हो जाएगा 6C2 into 4C2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो पहले केस में तुम्हारा नंबर ऑफ वेज आ जाएगा 60, 6C3 में आ जाएगा तुम्हारा 20 20 into 3 हो जाएगा 60, दूसरे वाले में आ जाएगा 15 और तीसरे वाले केस में भी आ जाएगा 50। तो मेरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ केसेस इस केस में हो जाएगा 90। ठीक है, सबको क्लियर? एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करने के लिए हम लोग को एक टॉपिक डिस्कस करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं डी अरेंज। एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं डी अरेंज। व्हाट इज डी अरेंजमेंट? डी अरेंजमेंट क्या होता है, तुम्हारा जब भी हम चीजों को गलत तरीके से अरेंज करने की कोशिश करें, ठीक है, मतलब अगर मैं 5 चीजों को 5 गलत पोजीशन में कितने वेज में दे सकता हूं, उसको हम डी अरेंजमेंट से डिफाइन करते हैं। अगर आपको 5 चीजों को 5 गलत पोजीशन पे, मतलब पांचों गलत होने चाहिए, कोई एक भी सही नहीं होना चाहिए, 5 चीजों को अगर आपको 5 गलत जगह पे अरेंज करना है तो हम उसको बोलते हैं डी अरेंजमेंट। 5 7 अगर n चीजों को अरेंज करना है तो दैट इज डी अरेंजमेंट ऑफ n। उसका एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, डी अरेंजमेंट ऑफ n, डी अरेंजमेंट का नंबर ऑफ वेज होता है n फैक्टोरियल इनटू, अब होता है एक्चुअली 1/0 फैक्टोरियल माइनस 1/1 फैक्टोरियल होता है, लेकिन वो 1 - 1 हो जाता है तो 0 हो जाता है, तो वहां से हम लोग शुरू नहीं करते, एक काम करते हैं, लिख तो लेते ही हैं, -1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा 1/n फैक्टोरियल।
ठीक है, डीअरेंजमेंट ऑफ n टर्म्स इज n फैक्टोरियल इंटू 1/0 फैक्टोरियल माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4। कहाँ तक जाएगा? जब तक n नहीं आता। अगर 8 तक जा रहा है तो 1/8 फैक्टोरियल तक हमको डीअरेंजमेंट को लेके जाना। ठीक है, डीअरेंजमेंट में ध्यान ये रखना है कि सारे के सारे आइटम, अगर आपने 5 आइटम का डीअरेंजमेंट लिया है, अगर आपने 5 आइटम का डीअरेंजमेंट लिया है तो आपका उस केस में पांचों आइटम में से कोई भी आइटम सेम सही पोजीशन पे नहीं। ठीक है, इतना ही है डीअरेंजमेंट में, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, बेसिकली क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं वो दिखाना था, इसलिए इसको बताया। तो क्वेश्चन अगर आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है? इन हाउ मेनी वेज can 8 letter be put in 8 differently addressed envelopes such that exactly 5 letters go in wrong envelopes? ठीक है, हमको क्या करना है? 8 में से 5 गलत जगह जाने चाहिए लेकिन 3 सही जगह जाने चाहिए। तो इस केस में हमारा पहला स्टेप क्या होगा? अगर 8 में से आपको 5 गलत भेजने हैं, 5 गलत भेजने हैं और 3 सही भेजने हैं, तो या तो दोनों में से हमको क्या करें, या तो आप 8 में से 5 गलत चूज कर लो, या तो आप 8 में से 3 सही चूज कर। दोनों केस में आपका आंसर 8C3 आएगा, मतलब एक केस में 83C आएगा, एक केस में 8C5 आएगा। दोनों केस में आपका वैल्यू सेम। तो या तो आप पहले 5 गलत चूज कर लो या फिर आप 8 सही चूज कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे मेरा पहला स्टेप हो गया, हमने 8 में से 3 या 8 में से 5 चूज कर लिए। सेकेंड स्टेप क्या होगा? जो 5 बच गए या जो 5 आपने चूज किए उनको हमको क्या करना पड़ेगा? उनको हमको डीअरेंज करना पड़ेगा। डीअरेंज कैसे करोगे? डीअरेंजमेंट ऑफ 5, डीअरेंजमेंट ऑफ 5 कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल 1/0 फैक्टोरियल माइनस 1/1 फैक्टोरियल में तो 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5। ठीक है, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा तुम्हारा 120 और यहाँ हो जाएगा 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1/24 माइनस 1/20। ठीक है, एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 120, 1/2 में हो जाएगा 60, 6 रखोगे तो ये हो जाएगा -20 प्लस यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा -1। 60 - 20 में हो जाएगा 40, 5 - 1 में हो जाएगा 4। 120 120 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा मेरे पास 44, यानी कि यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा 8C3 या 8C5 इंटू 44। 8C3 इंटू 8C5 इंटू 44, दोनों में से कोई एक, 8C3 या 8C5। तो अगर मैं ऑप्शन से यहाँ पे मैच कराने की कोशिश करूं तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट वाली शीट मैंने क्लास के ग्रुप में भेज दी है। ठीक है, अब डायरेक्टली नेक्स्ट वाली शीट स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जहां जहां पे जो जो कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट आता जाएगा वहां वहां पे वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है,
एक्चुअली शुरू के क्वेश्चन काफी इजी है, उसके बाद सर्कुलर अरेंजमेंट में जाएंगे तो धीरे धीरे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अच्छा, उसका लास्ट वाला क्वेश्चन बचा था, ठीक। ओके, ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा है लास्ट वाले क्वेश्चन का? अब यहाँ पे अगर नंबर ऑफ वेज निकालना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 नंबर्स फ्रॉम फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स सच दैट सेलेक्टेड नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अगर सपोज करो मैंने 3 नंबर चूज किए यहाँ पे ए बी और सी। ठीक है, अगर ए बी सी एपी में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहली चीज a प्लस सी को होना पड़ेगा इवन। a प्लस सी को होना पड़ेगा इवन। ठीक है, a प्लस सी को इवन क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे मिल रहा है 2। तो a प्लस सी अगर इवन हुआ तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला पॉसिबिलिटी इधर a सी दोनों के दोनों इवन हो, और दूसरा पॉसिबिलिटी a सी दोनों के दोनों ऑड। अगर इवन होगा तो मेरे पास टोटल 7 इवन नंबर्स है, 7 इवन नंबर्स में से कोई भी 2 इवन नंबर चूज कर लूंगा तो मुझे यहाँ पे AP मिल जाएगा। तो वहां हो जाएगा नंबर ऑफ केसेस 7C2। और ऑड नंबर्स कितने हैं टोटल, 8 है। अगर नंबर ऑफ वेज अगर 2 चूज करना है तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 8C। तो 7C2 में आ जाएगा 7 × 6 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 21। यहाँ पे 8 × 7 56 डिवाइडेड बाई 2, नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 28। टोटल नंबर ऑफ वेज आ रहा है 49। अगर ऑप्शन से मैच कराएंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? चलो फटाफट नेक्स्ट वाली शीट स्टार्ट करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहे हैं इस केस में, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्वर्णाली आर अरेंज्ड इन एवरी पॉसिबल ऑर्डर फॉर हाउ मेनी वेज फॉर हाउ मेनी टाइम्स विल ऑल द वॉवेल्स विल अपीयर टुगेदर। वॉवेल्स कितने हमारे पास, वॉवेल्स है हमारे पास ए
चलिए लेट अस गो बैक टू द क्वेश्चन। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके, क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस किया था कि आपने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे ए और आई को एक क्लब कर दिया, क्योंकि आपको ये बोल रहा है कि आपको वॉवेल्स को साथ में रखना है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास क्या है, एस डब्ल्यू आर एन और एल। टोटल हमारे पास 6 यूनिट हो गया। इन 6 यूनिट को आप 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो, और ये 3 को आप आपस में अरेंज कर सकते हो 3 फैक्टोरियल। बट सिंस ए 2 बार आ रहा है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6 फैक्टोरियल। अगर 3 इंटू 6 फैक्टोरियल आ रहा है तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर 2 जो है मैच कर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। इस केस में क्या हो जाएगा, इन हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ द वर्ड स्लीपलेस नो टू एस विल अपीयर टुगेदर। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में बाकी वर्ड्स को बाकी अल्फाबेट्स को ले लेते हैं। यहाँ पे एल है, ई है, फिर ई है, पी एल ई। तो हमारे पास नंबर ऑफ गैप्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 गैप हो गए। इन 7 गैप में से आपको कोई भी 3 गैप चूज करके एस को बैठा देना है। आपस में अरेंज करने का कोई स्कीम ही नहीं, क्योंकि तीनों एस है। 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे जो बच गया, ये 6 अल्फाबेट जो है, इन 6 अल्फाबेट्स को आप कितने वेज में अरेंज कर सकते हो, 6 फैक्टोरियल। लेकिन उसमें ई 3 बार आ रहा है और एल 2 बार आ रहा है, तो डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा। वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ से मिल जाएगा 35, यहाँ से मिल जाएगा 6, तो ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 इंटू 4 इंटू 2, 5 इंटू 4 इंटू 2, यहाँ पे हो जाएगा 40 की 80, 543 होगा ना, 60 होगा, सॉरी 60 होगा। यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2100। एंड जो मेरा पहला ऑप्शन ही मैच कर रहा है, कई बार ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन से मैच ना करे, तो उस केस में बाकी ऑप्शंस का भी एक बार वैल्यू निकाल के चेक कर ले, कहीं ना कहीं से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सबको क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे।
क्या करना है इस क्वेश्चन में? In how many ways can a maximum of 2 fruits be chosen out of 3 apples, 2 oranges, 2 mangoes and 1 peach? मैक्सिमम 2 चूज करना है, तो मेरे पास चूज करने के लिए ऑप्शन क्या क्या हो जाएंगे? या तो मैं कोई भी फ्रूट नहीं चूज करूं, 0, या तो मैं एक फ्रूट चूज करूं, या तो मैं 2 फ्रूट चूज करूं। और 2 फ्रूट में भी आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा। पहला, आप दोनों सेम टाइप का चूज करो, दूसरा आप दोनों अलग अलग टाइप का चूज करो। तो 0 में नंबर ऑफ केसेस कितना आ जाएगा? एक ही केस आएगा जब आप कोई फ्रूट नहीं चूज करोगे। 1 में क्या हो जाएगा? आपके पास एप्पल्स है, ऑरेंजेस है, मैंगोज है और पीच है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 4। 2 सेम टाइप का चूज करना है तो आप क्या क्या चूज कर सकते हो? या तो आप एप्पल्स चूज कर सकते हो, ऑरेंजेस चूज कर सकते हो, या मैंगोज चूज कर सकते हो। तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा 3 वेज। और 1 + 1 में देयर आर 4 वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4C2। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा 6। 2 ही चूज करना है, तो 4C2। सो इन दिस केस और आंसर विल बी, टोटल अगर सम करेंगे तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 10, 10 और 4, 14। नंबर ऑफ फ्रूट्स इन दिस केस विल बी, आपका नंबर ऑफ चॉइसेस जो है इस केस में हो जाएगा 14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जाएंगे। आपको क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ डायगोनल्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मुझे बतानी पड़ेगी, आप नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? सपोज आपके n साइड्स, ठीक है, आपके किसी भी एक फिगर के, किसी भी एक पॉलीगन के n साइड्स है, तो इसके नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? अगर मैं इसको पीएनसी के टर्म्स में समझने की कोशिश करूं, n साइड्स है तो n वर्टेक्स भी होगा। ठीक है, आपको डायगोनल या साइड कब मिलेगा? जब इनमें से कोई 2 चूज करके आप उनको ज्वाइन कर दोगे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? n में से 2 चूज कर लोगे, लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें आपको डायगोनल भी मिलेगा और साइड भी मिलेगा। तो आप इसमें से अगर साइड को माइनस कर दोगे तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इज बेसिकली NC2 - n। अगर आपको शॉर्ट में याद रखना है तो ये हो जाता है n(n-3)/2। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? द नंबर ऑफ डायगोनल्स इज डबल द नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा? n(n-3)/2 इज इक्वल्स टू 2n। यहाँ पे हो जाएगा n × n-3 इज इक्वल्स टू 4n। n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे n का वैल्यू बच जाएगा 7। 7 साइड्स होते हैं, उसको बोलते हैं हम हेप्टागन। ठीक है, कोई भी ऐसा फिगर, कोई भी ऐसा पॉलीगन जिसका 7 साइड्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हेप्टागन। तो इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज हेप्टागन। वन नहीं था ना, डबल है, डबल था ना, डबल द नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स इज डबल द नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अगर इक्वल होता तो पेंटागन होता, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ साइड्स आपका 5 है। ओके, ये वाला क्वेश्चन बताने के पहले थोड़ा सा सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको n लोगों को एक सर्कल में बैठाना है तो आप उनको बैठा सकते हो n-1 फैक्टोरियल वेज। अगर आपको n लोगों को एक सर्कल के अराउंड बैठाना है तो नंबर ऑफ वेज हो जाता है n-1 फैक्टोरियल। क्योंकि क्या है, अपन एक एक आदमी को खिसकाते भी चले जाएंगे ना तो भी वो पोजीशन सेम रहेगा, वो n तक वही चीज होते हैं। ठीक है, अगर आपको n लोगों को बैठाना है तो n-1 फैक्टोरियल। लेकिन जहां मैं एक नेकलेस की बात करता हूँ,
या एक गार्लैंड की बात करता हूँ, ये सब चीजों में क्या होता है, ये सब चीजों में एक तरफ से जैसा रहता है दूसरे तरफ से भी वैसा रहता है। तो वहां पे आपका नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग हो जाता है n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो सर्कुलर अरेंजमेंट दो टाइप की चीजें होती है, अगर आप n लोगों को बैठा रहे हो तो n-1 फैक्टोरियल, अगर आप किसी गार्लैंड की या किसी नेकलेस की बात कर रहे हो तो वहां पे नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट हो जाता है n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर करेंगे एक बार, क्या आ रहा है इस केस में। अब देखो एक सर्कल है, ठीक है। एक सर्कल में आपको क्या करना है, 8 लोगों को बैठाना है जिसमें 4 बॉयज है और 4 गर्ल्स है, ठीक है। तो आप एक काम करिए, या तो 4 बॉयज को फिक्स कर दीजिए या तो 4 गर्ल्स को फिक्स कर लीजिए। तो सपोज करो हमने यहाँ पे 4 बॉयज को फिक्स कर दिया, या बॉयज एक साथ नहीं बैठ सकते तो हम एक काम करते हैं, गर्ल्स को एक फिक्स कर देते हैं। हमने गर्ल्स को 4 पोजीशन पे फिक्स कर दिया एक सर्कल के अराउंड, ठीक है। एक सर्कल के अराउंड अगर आपको 4 लोगों का पोजीशन फिक्स करना है तो वो हो जाएगा 3 फैक्टोरियल वेज में। मतलब आप इन 4 पोजीशन में इन 4 गर्ल्स को 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। जैसे ही आपने इन चारों को अरेंज कर दिया तो आपके पास यहाँ पे 4 पोजीशन और 4 लोग बच गए, ठीक है। अब ये सर्कल नहीं रहा, अब क्या होगा, आपके पास 4 पोजीशन है और आपको 4 लोगों को बैठा है, तो आप उनको कितने वेज में अरेंज कर सकते हो, आप उनको अरेंज कर सकते हो 4 फैक्टोरियल। 4 लोग हैं, 4 लोगों को 4 पोजीशन पे आप 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने गर्ल्स का पोजीशन फिक्स कर दिया। अच्छा, अब गर्ल्स की जगह बॉयज का पोजीशन फिक्स करते तो भी आपका आंसर यही रहता, मतलब डबल करने की जरूरत मुझे नहीं है, ठीक है। तो हमने 4 जगह पे 4 गर्ल्स का पोजीशन फिक्स कर दिया, एक सर्कल के अराउंड कर रहे हैं तो इसलिए वो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, एक सर्कल के अराउंड कर रहे हैं तो वो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। और बचे हुए 4 पोजीशन पे मुझे 4 लोग बैठाने हैं। अब सिंपल हो गया, अब सिंपल हो गया, अब सिंपल हो गया। अब क्या हो गया, 4 को बैठाना है, अब सर्कल की जरूरत नहीं है। अब आप उसको रोटेट नहीं कर सकते, अब ये 4 पोजीशन आपके लिए फिक्स हो गया, तो उनको आप 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो इस केस में आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 6, यहाँ पे आ रहा है 24। फाइनल आंसर हो जाएगा आपका इस केस में 144, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, नंबर ऑफ हैंडशेक्स कैसे निकालते हैं मालूम है ना। अगर मेरे पास सपोज करो 15 लोग हैं और मैं ये बोल रहा हूँ कि 15 लोग, एवरी पर्सन शेक्स हैंड विद एवरी अदर पर्सन, तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स हो जाएगा, आपके पास 15 लोग हैं, हर 2 का कॉम्बिनेशन तो 15C, हर 2 का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे सिलेक्शन उसकी जरूरत नहीं है, क्या बोलते हैं, हमारा परमुटेशन लगाने की जरूरत नहीं तो डबल हो जाएगा इसके।
यहाँ पे क्या बोल रहा है, 15 स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन अ सर्कुलर चेयर, एवरी स्टूडेंट सिंग्स अ सॉन्ग विद एवरी अदर स्टूडेंट एक्सेप्ट द एडजेसेंट वंस। ठीक है, अब सोच के देखो, 15 में से एक को खुद माइनस हो गया। अगर इनिशियली 14 लोगों के साथ वो गाना गा सकता था, लेकिन उसमें से एडजेसेंट के साथ गा नहीं सकता, तो एवरी पर्सन मस्ट बी सिंगिंग अ सॉन्ग विद 12 पर्सन। तो 15 लोग जो होंगे 12-12 लोगों के साथ गाना गा रहे होंगे, लेकिन हर हर एक काउंटिंग 2 बार आ रही होगी, हर एक काउंटिंग आपकी 2 बार आ रही होगी। मतलब मैंने ए और बी को लिया तो बी के साथ भी ए आ रहा होगा, तो इसलिए मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर ऑफ सॉन्ग्स। अगर आपको नंबर टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए हमको क्या करना है, टाइम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ सॉन्ग्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली योर आंसर विल बी कमिंग आउट टू बी 180। ठीक है, इसको अगर कॉम्बिनेशन से समझाना है तो यहाँ पे आप अगर 15C2 करते हो तो आपका यहाँ पे सारा आ जाएगा, और एक एक पर्सन जो है वो 2-2 लोगों के साथ गाना कम गा रहा है। ठीक है, एक पर्सन 2 लोगों के साथ गाना कम गा रहा है, तो आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा कितना, 15 आदमी 2-2 के साथ गाना कम गाएगा, तो यहाँ पे आपको 30 माइनस करना पड़ेगा, या 15 माइनस करने से हो जाएगा 30, तो आपका वो आ जाएगा। बेसिकली अगर इसको कॉम्बिनेशन से सॉल्व करने की कोशिश करें तो 15C2 हो जाएगा जब आपका सारा आदमी एक दूसरे के साथ गाना गा रहा है, लेकिन उसमें से आप मुझे माइनस करना पड़ेगा एडजेसेंट। तो 15 लोगों का 2 एडजेसेंट, 15 इंटू 2, और हर एक का 2-2 बार काउंटिंग आ रहा है, तो उसको डिवाइडेड बाई 2 कर। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ सॉन्ग्स मिल जाएगा, वहां से आप नंबर ऑफ मिनट्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 105, यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 90। आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 90 इंटू 2। ठीक है, 12 कहाँ से आएगा, 15 लोग हैं, एक वो खुद अपने आप के साथ तो गाना नहीं गाएगा, माइनस हो जाएगा, 14 बचे, और आपस में जो अगर एडजेसेंट है उनको हटा दोगे तो 12 बचेंगे हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे m पैरेलल लाइंस है और ऐसे n पैरेलल लाइंस है, तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कितने हो जाएंगे, इधर जितने लाइंस है उसमें से 2 चूज कर लो, तो ये हो जाएगा MC2। इधर है उसमें से 2 चूज कर लो, ये हो जाएगा MC2। आपको पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर सबके केस में आंसर सेम है। तो अगर आपके पास m पैरेलल लाइंस है और दूसरे डायरेक्शन में n पैरेलल लाइंस है, तो आपका उस केस में आंसर हो जाता है MC2 इंटू NC2। ठीक है, ऑप्शन से अगर मैच कराओगे तो ऑप्शन नंबर 3 आपका मैच करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करेंगे।
थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे, इस केस में आंसर आपका 10 फैक्टोरियल नहीं होगा। इस केस में थोड़ा सा सेटिंग अरेंजमेंट अलग है। दिस इज नॉट एक पर्टिकुलर, जैसा हमारा एक सर्कुलर अरेंजमेंट होता है वैसा नहीं। उसमें क्या होता है, हर पोजीशन का वैल्यू सेम रहता है। सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होता है, हर पोजीशन का वैल्यू सेम होता है। अब सपोज करो मैं यहाँ पे इस सीक्वेंस में अगर मैं ए बी सी बैठा देता हूँ, ठीक है, और मैं एक पोजीशन खिसका देता हूँ, इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ, यहाँ ए बी और सी कर देता हूँ, ये दोनों अलग हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे मैं दो ब्लैंक छोड़ता हूँ, यहाँ पे ए रख देता हूँ और यहाँ पे बी और सी रख देता हूँ, वो भी एक अलग अरेंजमेंट हो जाएगा। अगर मैं ऊपर का 3 खाली छोड़ देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ए बी और सी, ये भी एक अलग अरेंजमेंट हो जाएगा। और अगर मैं इसको और खिसका देता हूँ थोड़ा, ये चौथा पोजीशन भी खाली छोड़ देता हूँ, यहाँ पे ए बी सी कर देता हूँ। मतलब अगर मैं बाकी सारी चीजों को सेम रख रहा हूँ, सिर्फ मैं ए बी सी के पोजीशन के साथ चेंज कर रहा हूँ, मैं बस एक रोटेशन में देखते जा रहा हूँ कहाँ कहाँ पे पोजीशन चेंज होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे ये 3 पोजीशन खाली छोड़ के, ये दोनों पोजीशन खाली छोड़ के अगर मैं यहाँ पे ए बी सी लेके आ जाऊं, तो वो वापस घूम के उसी पोजीशन के हिसाब से आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ए बी सी था, रोटेशन में यहाँ पे ए बी सी था। ठीक है, मतलब हर इंडिविजुअल सर्कुलर अरेंजमेंट में भी आपका 5 टाइप का अरेंजमेंट हो सकता है। तो अगर आप 10 लोगों को आपस में 9 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो, क्योंकि सर्कल है बेसिकली, है तो सर्कुलर ही, 9 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो, उसके बाद भी क्या होगा, आप 5 अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट उसमें बना सकते हो। ठीक है, आप 9 फैक्टोरियल वेज में तो अरेंज कर ही सकते हो, लेकिन उसमें भी आप एक इंडिविजुअल 9 फैक्टोरियल का जो अरेंजमेंट होगा, उसमें भी 5 अलग अलग सीक्वेंस बना सकते हो। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा 5 इंटू 9 फैक्टोरियल। ठीक है, सबको समझ में आया? ये जो आया है ये दोनों सेम। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी ऐसा स्क्वायर रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, स्क्वायर में भी आपका अलग अलग बन सकता है। अगर यहाँ पे मान लो सब जगह दो दो पोजीशन है तो उसके हिसाब से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान बस इस चीज का रखना है कि आपका कौन से पोजीशन में एक अलग अलग सोल्यूशन मिल रहा है। जैसे यहाँ पे ऊपर एबीसी रखने से अलग मिल रहा है, यहाँ पे 5 अलग अलग केसेस में आपको अलग सोल्यूशन मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 5 इंटू 9 फैक्टोरियल। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? नेक्स्ट वाला करेंगे।
स्फीयर का एडवांटेज ये है, स्फीयर रखने का आपका नंबर ऑफ फेसेस कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि आप उसको रोटेट कर दोगे तो वापस घूम के वही आ जाएगा। मतलब जैसे मैं अगर टॉप और बॉटम फेस देखूं, सिर्फ मैं टॉप और बॉटम फेस की बात करता हूँ, आप सोच के देखो, आप अगर ऊपर ब्लू कर रहे हो नीचे येलो कर रहे हो, अगर आप नीचे से भी देखोगे तो भी आपको वही दिखाई देगा। मतलब ऊपर आप ब्लू रखते हो तो नीचे आप येलो रखोगे, और नीचे येलो और ऊपर ब्लू कर दोगे तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, वो आपका सेम केस है। ठीक है, तो ऊपर वाले को आप एक कलर फिक्स करो। फिक्स क्या कर दो, आप सोच के देख लो कि ऊपर आप कोई भी कलर रखो, नीचे आप 5 में से कोई एक कलर ही रख सकते हो। उसमें नंबर ऑफ वेज अलग नहीं आएगा, उसमें नंबर ऑफ वेज 5 ही होगा। एक फेस को आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया, दूसरे फेस को आप 5 फेस में कलर दे सकते हो। अब ऊपर नीचे वाला बच गया, आजू बाजू वाला 4 फेस है, 4 फेस को 4 कलर देना है, सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया। आजू बाजू वाला 4 फेस जो बच गया, जो एक साइड मतलब जो बेसिकली जो वॉल्स बच गए, वॉल्स का क्या होगा, वॉल्स में 4 फेस है, 4 कलर देना है, तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, एक सर्कुलर अरेंजमेंट हो जाएगा। तो 4 का सर्कुलर अरेंजमेंट करेंगे तो उस केस में हमको आंसर मिलता है 3 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 5 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब इसके अलावा आप कोई भी कलर लेके देखो, आपको हर केस में आंसर सेम ही, सेपरेट नहीं। इनफैक्ट आप चेंज भी कर दो तो आप स्फीयर है तो किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हो, स्फीयर है तो आप किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हो, तो आपको उस केस में आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर उस तरीके से देखोगे तो आपको फिर 6 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। हाँ, सिमिलर फेसेस है तो आपको 6 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 3 फैक्टोरियल इसीलिए क्योंकि आप इस तरीके से देखो उसको कि बेसिकली अगर मैं टॉप से देखूं तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ये एक फेस, ये एक फेस, ये एक फेस, ये एक फेस। तो 4 फेस को 4 कलर में अरेंज करना है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक सर्कुलर अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, 4 फेस को 4 कलर देना है तो वो बेसिकली एक सर्कुलर अरेंजमेंट हो जाएगा। और अगर सर्कुलर अरेंजमेंट हो जाता है तो n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, आप सोच के देख सकते हो, अगर मैं ऊपर रेड देता हूँ, व्हाइट देता हूँ, येलो देता हूँ, ब्लू देता हूँ, आप इसको एक एक खिसका भी दोगे ना, यहाँ पे रेड ले लिया, यहाँ व्हाइट ले लिया, येलो ले लिया, ब्लू ले लिया, ये भी सेम कॉम्बिनेशन ही होगा। इस केस में भी सेम कॉम्बिनेशन होगा, ऐसे ऐसे खिसकाते चले जाओगे तो हर केस में मुझे सेम कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो बेसिकली अगर 4 फैक्टोरियल है तो इसको 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि 4 कॉम्बिनेशन सेम ही आ रहा है। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? स्फेरिकल रूम नहीं दिया होता तो केस तो बात अलग होती, उस केस तो उस केस में अलग हो जाता, तो उस केस में आंसर हो जाता 6 इंटू 5 इंटू 3 फैक्टोरियल। उस केस में हमारा आंसर 6 इंटू 5 इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे सिंस आपके केसेस सेम होते चले जाएंगे, आप किसी भी डायरेक्शन से देखो, वो सीक्वेंस अगर आपको मिल गया तो उस केस में आपका आंसर कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन है, एक पैसेज क्वेश्चन है, सेम टॉपिक पे वो करता है। इसको ट्राई करेंगे एक बार।
क्या बोल रहा है, ए है, बीच में पार्क बी है, बीच में लेक बी है और लास्ट में पॉइंट बी है। ठीक है, आप एक स्क्वायर से दूसरे स्क्वायर तक ही जा सकते हो, मतलब आपका पाथवे कैसा हो सकता है, आपका पाथवे या तो ऐसा हो सकता है या तो ऐसा हो सकता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है या तो एक वर्टिकल लाइन हो सकती है। ठीक है, तो हमको क्या बोल रहा है यहाँ पे, हमको क्या करना है, ए से बी तक जाना है। ठीक है, अगर पार्क वगैरह नहीं होता तो दैट वुड हैव बीन अ डायरेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं था उसमें। अब आपको बोल रहा है आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है। अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो आपको पार्क के अक्रॉस के रोड को यूज करना चाहिए, क्योंकि वो आपके डिस्टेंस को कम करता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर देता हूँ x, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक पॉइंट मार्क कर देता हूँ y। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, a से x तक जाना है, आपका टारगेट क्या है, a से x तक जाना है, x से y तक जाना है और फिर y से b तक जाना है। तो a से x तक सपोज करो एक यूनिट है, एक यूनिट है, तो a से x तक जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, उसको 4 यूनिट ट्रेवल करना पड़ेगा, और y से b तक जाने के लिए उसको टोटल 6 यूनिट ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, a से x तक जाने के लिए 4 यूनिट और y से b तक जाने के लिए 6 यूनिट। ठीक है, सो a से x तक वो कितने वेज में पहुंच सकता है। सोचो आपको 4 यूनिट ट्रेवल करना है, जिसमें से 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल होना पड़ेगा हमेशा। आप कोई भी पाथ चूज करो, हमेशा 2 वर्टिकल होगा और 2 हॉरिजॉन्टल होगा। तो आपको यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, आपको 4 लाइन में से या तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चूज कर लेना है या तो 2 वर्टिकल लाइन चूज कर लेना है। सो a से x तक जाने के नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 4c, 4c2 इंटू 2c2 होता है, लेकिन 2c2 का आंसर 1 होता है, तो उस केस में आंसर वही आएगा। सो a से x तक जाने के लिए आपके नंबर ऑफ वेज हो गए 4c2। x से y तक जाना है तो नंबर ऑफ वेज तो 1 ही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमको शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस लेना है, तो हम ये जो बड़े वाले डिस्टेंस है वो नहीं लेंगे। अब y से b तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब आपको 6 यूनिट ट्रेवल करना है, जिसमें से 4 हॉरिजॉन्टल होंगे, 2 वर्टिकल। तो आप या तो 6 में से 2 वर्टिकल लाइन चूज कर लो, या आप 6 में से 4 हॉरिजॉन्टल लाइन चूज कर लो, दोनों में से आपका आंसर सेम है। यहाँ पे कितना हो गया, अगर 4c2 देखूं तो यहाँ नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 6, यहाँ पे नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 1, यहाँ पे नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 15। नंबर ऑफ वेज ऑफ कंप्लीटिंग द टास्क, टास्क कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको a से b तक पहुंचना है। तो a से b तक आप कब पहुंचोगे, अब जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा 90 वेज। आप 90 वेज में a से b तक पहुंच सकते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, 4c2 कैसे, अब देखो यहाँ पे आप कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लो, जैसे मैं ये डिस्टेंस लेता हूँ, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से, आपको हमेशा 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइन ही चूज करना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रेट वे भी यूज करते हो तो भी आपको 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइन यूज करना पड़ेगा। आप कोई भी पाथवे चूज करो, आपको हमेशा 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 वर्टिकल लाइन चूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपके पास क्या है, आपको ये इस तरीके का क्वेश्चन है, आप इसको देखो कि आपके पास 4 प्लेसेस है, 4 में से 2 प्लेसेस पे हॉरिजॉन्टल आएगा और 2 प्लेसेस पे वर्टिकल। ठीक है, तो आपको 4 में से बस वो 2 पोजीशन चूज करना है, कौन से 2 पोजीशन पे हॉरिजॉन्टल आए, और ऑटोमेटिकली बाकी जगह पे 2 वर्टिकल फिक्स हो जाए। तो इसीलिए 4c2 इंटू 2c2। सिमिलरली यहाँ पे क्या करना है, नीचे नीचे 6 में से 4 हॉरिजॉन्टल चूज करना है और 2 वर्टिकल चूज करना है, तो उस केस में आंसर हो जाएगा 6c2 या 6c4 इंटू 2c। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको। बेसिकली हमने क्वेश्चन को क्या चूज, क्या किस पार्ट में चेंज कर दिया, हमने क्वेश्चन को ऐसा कर दिया कि आपके पास 4 पोजीशन है, 2 पोजीशन पे हॉरिजॉन्टल आएगा और 2 पोजीशन पे वर्टिकल आएगा, तो आप उनमें से चूज करिए कि कौन से 2 पोजीशन पे हॉरिजॉन्टल आएगा। क्योंकि आप देखो, आप कोई भी पोजीशन पे आप यहाँ से 2 चीज कर सकते हो, पहले पोजीशन पे या तो आप हॉरिजॉन्टल ले सकते हो या वर्टिकल ले सकते हो, फिर आप यहाँ चले गए तो यहाँ से भी आप 2 चीज कर सकते हो, या तो आप हॉरिजॉन्टल ले सकते हो
या तो वर्टिकल ले सकते हो, यहाँ अगर आप पहुंचे तो यहाँ से भी आप 2 पोजीशन चूज कर सकते हो। जैसे ही आपने 2 हॉरिजॉन्टल चूज कर लिया, 2 वर्टिकल अपने आप फिक्स हो। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 90 वेज। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेम है, बस क्वेश्चन चेंज हो गया। क्या बोल रहा है, नीलम राइड्स अ बाइसाइकिल फ्रॉम हर हाउस एट A to her club C via B taking the shortest path। ठीक है, अब आपको क्या करना है इस केस में, आपको इस केस में A से B तक जाना है और फिर B से C आना। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि इस केस में नंबर ऑफ पाथ्स कितने हो सकते हैं। अगर बीच में ये पॉइंट नहीं होता तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता है, मैं यहाँ पे भी नंबर ऑफ वेज करके निकाल लेता, बट यहाँ पॉइंट है तो मेरे को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट में चेंज करता हूँ। आप शॉर्टेस्ट पाथ 2 तरीके से कर सकते हो, या तो आप इस बी के कॉर्नर पे पहुंच जाओ, ठीक है, या फिर आप यहाँ पहुंच जाओ। ठीक है, मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ M और इस पॉइंट को नाम देता हूँ N। अगर आप B से N तक चले गए तो N से C तक जाने का एक ही वे है, तो B से होके अगर आप N होके C जाते हो तो एक ही वे है, देयर इज ओनली वन शॉर्टेस्ट वे। लेकिन अगर आप B से M जाते हो और फिर M से C जाते हो तो कहानी थोड़ी सी अलग है। ठीक है, B से अगर आपको M जाना है तो अगेन आप सोच के देखो, आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन और 5 वर्टिकल लाइन चूज करना, टोटल 6 यूनिट ट्रेवल करना है। 6 में से 1 यूनिट जो होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, बाकी 5 आपका वर्टिकल होगा। तो आप या तो 6 में से 5 वर्टिकल लाइन चूज कर लो, या आप 6 में से 1 हॉरिजॉन्टल लाइन चूज कर लो। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 6। बी से एम तक जाने के नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 6। अच्छा, एम से आप सी या तो एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लेके जा सकते हो, या सॉरी एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लेके जा सकते हो, या एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लेके जा सकते हो। एम से सी जाने के नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे इनटू, यहाँ पे हो जाएगा ठीक है, वहां पे आया नंबर ऑफ वेज 1। बी से सी पहुंचने के नंबर ऑफ वेज है 13, और ए से बी तक पहुंचने के नंबर ऑफ वेज कितने थे, 90। ए से बी तक पहुंचने के नंबर ऑफ वेज 90, बी से सी तक पहुंचने के नंबर ऑफ वेज 13। आपका आंसर इस केस में हो जाएगा 1170। ऑप्शन 1 मैच कर रहा है इस केस में। ठीक है, अगर डी नहीं होता तो इट वुड हैव बीन इजियर, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता। जितना यूनिट ट्रेवल करना है उसमें से देख लेते कितने हॉरिजॉन्टल और कितने वर्टिकल लाइंस हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 11 सबको क्लियर हुआ। बी से एम तक अगर आपको 6 वेज पे देखने हैं
तो आप देखो इस तरीके से कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन और 5 वर्टिकल लाइन, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा बेसिकली 65 या 6C1 है। आपके पास 6 ब्लैंक स्पेसेस है, इन 6 में से आपको किसी एक पोजीशन पे हॉरिजॉन्टल को बैठाना है, बस दैट इज वाई 6। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आंसर करेंगे। इस केस में आंसर निकालना बड़ा आसान है, कैसे निकालना? मिनिमम 20 है, ठीक है, मिनिमम 20 हो सकता है, अगर आप 2 वाले 10 को अरेंज कर दो तो मैक्सिमम 50 है, तो आंसर तो लेकिन 31 होना चाहिए अगर वैसा रखोगे तो। 22 तो पॉसिबल हो जाएगा, सोच के देखो, अगर दो 2 को मैं 2 3 से रिप्लेस कर दूं तो 22 तो पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है, 21 पॉसिबल हो जाएगा, 22 पॉसिबल हो जाएगा, ऐसे करके 29 तक तो सारा पॉसिबल हो रहा है, 29 तक तो पॉसिबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक एक 2 की जगह एक एक 3 रिप्लेस करते चले, ठीक है, तो 29 तक होता हुआ दिखाई दे रहा है, 30 तो होगा। अच्छा 30 के बाद 2 3 और 5 है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, 31 भी हो सकता है पॉसिबल हो जाए, 50 तो होगा, 49 पॉसिबल होगा क्या, एक बार चेक करना, 49 पॉसिबल होगा। अगर 10 5 ले रहे थे अपन तो 50 हो रहा था, एक 5 को रिप्लेस करके 3 ले लेंगे तो 48 हो जाएगा, तो 49 पॉसिबल नहीं, 48 पॉसिबल होगा, 47 भी पॉसिबल हो जाएगा, एंड उससे छोटे वैल्यू सारे पॉसिबल हो जाएंगे, तो इन 31 वैल्यूज में से ओनली 49 होगा जो पॉसिबल नहीं, बाकी सारे के सारे पॉसिबल होंगे, तो इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा 30।
ठीक है, टोटल केसेस 31 है, जिसमें से सिर्फ 49 ऐसा है जो पॉसिबल नहीं होगा। अगर मान लो 3, 4, 5 होता तो उस केस में कंप्लीट आंसर मिलता। 30 से 50 के बीच में सारे पॉसिबल वैल्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में अपना आंसर हो जाएगा 30। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। बेसिकली रैंकिंग निकालनी है, इसको एक बार ट्राई करेंगे, फिर इसको अटेम्प्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, 2 वॉवेल चूज करना है, 3 कॉन्सोनेंट चूज करना है। ठीक है, और क्या करना है उसके बाद ACDEF को अरेंज करना है, ये करना है। तो अगर आप डिक्शनरी के हिसाब से देखते हैं, डिक्शनरी में क्या होता है, पहले ए, फिर ए में भी ए है पहले, ए बी, ए सी, ऐसे करके चलते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो सारे चीज डिस्टिंक्ट लेने हैं। तो यहाँ पे मेरा पहला जो वर्ड होगा अगर ए से चालू होता है, और उसमें भी यहाँ पे मैं अगर ए बी रख दूं, तो पहले जितने वर्ड्स होंगे ये वो ए और बी से स्टार्ट होंगे। इसके बाद जो 3 पोजीशन है वो जो भी हो ACDEF के आगे ही रहेगा, वो ACDEF के पहले ही रहेगा। ये 3 पोजीशन पे आप क्या रख सकते हैं। आपने 5 वॉवेल में से 1 वॉवेल यूज कर लिया है, तो इन 3 पोजीशन में 4 में से 1 वॉवेल आएगा। आपने 21 कॉन्सोनेंट में से 1 कॉन्सोनेंट यूज कर लिया है, 20 कॉन्सोनेंट बचा है, तो 20 में से 2 कॉन्सोनेंट आएगा। और इनको आप कितने भी वेज में अरेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा 3। तो इतने वर्ड्स तो नो डाउट इसके पहले आएंगे, वी आर श्योर कि इतने वर्ड्स इसके पहले आएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना आ रहा है यहाँ पे अगर कैलकुलेट करोगे तो 6 4 24, 24 यहाँ पे हो जाएगा 24 इंटू 190। यहाँ पे नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 4 5 6। तो वर्ड्स हमारे पास 4 5 6 0 पहले हो, ये 4 5 6 0 वर्ड्स तो होंगे। अब ए बी के बाद सीक्वेंस में क्या आएगा, AC आएगा। AC हमारे सीक्वेंस के साथ मैच करता है, लेकिन AC के बाद सबसे पहले कौन से वर्ड्स आएंगे, जो AC के बाद B आ रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 2 स्पेस बचा। आपने 2 कॉन्सोनेंट यूज कर लिए, तो आप 19 बचे हुए कॉन्सोनेंट में से 1 कॉन्सोनेंट यूज करोगे। अब ACB से स्टार्ट होने वाले वर्ड भी उससे पहले ही रहेंगे। 19 कॉन्सोनेंट्स, 19 कॉन्सोनेंट में से 1 चूज किया, 4 वोवेल में से 1 चूज किया, और इनको 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19 4 में हो जाएगा 76 इंटू 2, यहाँ पे नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 152। ठीक है,
अब ए सी बी से स्टार्ट होने के बाद ए सी सी वाला तो हिसाब किताब नहीं है। अगला क्या होगा, जब वो ए सी डी से स्टार्ट होगा, ठीक है, ए सी डी से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे 3 पोजीशन तो मेरा फिक्स हो गया। लेकिन ए सी डी से स्टार्ट होने वाला वर्ड जो है उसमें चौथा वर्ड तो पहले बी आएगा, चौथा अगर बी आएगा तो पांचवा क्या आ सकता है, कोई वॉवेल ही आ सकता है। कोई वॉवेल में क्या क्या बच गया, ए हो गया है, ई आई ओ यू, चार में से कोई एक वॉवेल आएगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इन सीक्वेंस क्या होगा, ए सी डी, बी के बाद आ जाएगा ई। लेकिन यहाँ पे जैसे आपने ई रखा, यहाँ पे पहला पॉसिबिलिटी हो जाएगा बी, यहाँ पे नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 1, और इसके बाद जो आपका नंबर है वो आ जाएगा दैट इज ए सी डी एफ। तो अगर आपको रैंकिंग निकालनी है तो आपको उसको भी काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो रहा है इस केस में, सम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है इस केस में, इस केस में आप सम करेंगे तो आपको मिल जाएगा 471। 47 18 आ रहा है मेरे ख्याल से, 8 आएगा। 4717 तो उसके पहले जितने वर्ड्स है वो हो जाएंगे। अगर उसका रैंकिंग निकालना है तो उसका रैंकिंग हो जाएगा 4718, ठीक है। ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये वाले क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज है, यहाँ पे ये n नहीं है, यहाँ पे बेसिकली ये 8 है, ठीक है। n दिया गया वहां पे, इसको 8 कर रहे हैं, ठीक है। देयर आर 8 स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन, no 2 of which are parallel, no 3 pass through the same point. If points of intersection of these lines are joined, what would be the maximum number of quadrilaterals that can be formed? अब यहाँ पे क्या है, आपका जितना एक्सट्रीम कंडीशंस होता है ना उसको उसने हटा दिया कि 3 लाइन एक पॉइंट पे मीट नहीं कर सकते, तो क्या होगा, कोलिनियर नहीं हो सकता, ठीक है। कोई दो पैरेलल लाइन नहीं है तो उन दोनों का ऐसा मतलब हर दो लाइन का, हर पेयर ऑफ लाइन का एक ही मीटिंग पॉइंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन में बोलने का मतलब ये है, इतना सारा जो कंडीशन उसने लगाया है कि 2 लाइन पैरेलल नहीं हो सकता, 3 लाइन एक पॉइंट पे नहीं मीट करेगा, उसका मतलब यह है कि हर 2 लाइन जो है वो एक ही पॉइंट पे मीट करेगा, ठीक है। तो टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो जाएंगे, टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे 8C2, ठीक है। 8C2 मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे 28। तो आपके पास टोटल 28 पॉइंट है। अब इसको इस तरीके से सोच के देखो, आपके पास 28 पॉइंट है और आपको उन 28 पॉइंट्स को यूज करके क्वाड्रिलेटरल बनाना है। आप कितने वेज में बना सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, 28 में से 4 पॉइंट चूज करने हैं। हाँ, क्वाड्रिलेटरल बोला तो 28 में से आपको 4 चूज करने हैं। अगर ट्रायंगल बोलता तो 28 में से 3 चूज करते तो काम हो जाता।
So in this case your answer is option number। ठीक है, एक बार और अगर बताऊं तो क्या है, बेसिकली आपके पास 8 स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, 8 स्ट्रेट लाइन ऐसा है जिसमें कोई भी पैरेलल नहीं है और हर बेसिकली कुछ इस तरीके से होगा। तो उसमें क्या होगा आपका, उसमें आपका कोई भी दो लाइन जो है वो 3 पॉइंट पे, मतलब जो कोई भी 3 लाइन सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास नहीं कर रहा है। और दूसरा चीज ये बोला है कि कोई भी 2 लाइन पैरेलल नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि हर 2 लाइन का एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। फॉर एवरी 2 लाइंस देयर विल बी 1 इंटरसेक्शन पॉइंट। तो टोटल आपके इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, 8C2, 8 × 7/2 दैट इज 28। ठीक है, और अगर इन 28 पॉइंट को यूज करके आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो आप इन 28 में से कोई भी 4 पॉइंट यूज। ठीक है, मैक्सिमम नंबर बोला है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर मैक्सिमम कब होगा, जब आपका कोई भी 3 पॉइंट सेम लाइन पे लाई नहीं कर रहा, जब सारे पॉइंट को यूज करके आप, जब सारे पॉइंट को सपोज करो तीसरा पॉइंट आपका कहीं नहीं। ठीक है, आपके हर पॉइंट, हर 2 पॉइंट के बीच में सिर्फ एक ही लाइन पॉसिबल है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कितना हो जाएगा, 28C। ये क्लियर हुआ? ठीक है, यही खत्म करते हैं। क्वेश्चन में कुछ बता देता हूँ, घर में ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई कर सकते हो, 16 17 छोड़ देना, जरूरत नहीं है, मैं वैसे बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 15 ट्राई कर सकते हैं। 15 के बाद आप ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 15 18 और उसके बाद तो बताना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 18 दो क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। ओके, थोड़ी देर वेट करेंगे।